महेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म DLED एकेडमी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज इस क्लास में इंग्लिश का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 जो है इसके अंदर कम से कम 5 यूनिट हैं। अब 5 यूनिटों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, जहां पहले भाग को इस क्लास नंबर 2 के अंदर पूरा कर लेंगे। अब ये इतनी बड़ी यूनिट हैं और इनके क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनकी भाषा शैली को आप है ना, अगर मैं इसको एक ही वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूं तो वो लगभग 70-80 मिनट का वीडियो बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप जो हैं इतना टाइम अंग्रेजी को दें, इसलिए इस वीडियो को 30 मिनट का हम बनाएंगे लगभग। और उसके बाद कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम 20 मिनट या 25 मिनट में जो है पार्ट 2 इसका जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। यानी कि 3 क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाई है, एक तो पहली मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको पार्ट ए के रूप में, पार्ट बी की मैं 2 क्लासें और लूँगा, आज की और कल वाली क्लास। यानी कि 3 क्लास में आप जो है पूरा संपूर्ण कोर्स कर सकते हो अपने अंग्रेजी का। और अगर आप इनको पढ़ के जाते हो तो मैं पूरा दावा कर सकता हूँ कि 60 में से 45 प्लस का जो पेपर आएगा आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है मेनली आपके पासिंग मैटर और आपके जो है जल्दी से आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको अगर कोर्स करना है, 2 घंटे में कोर्स करना है, तो ये सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए रहेगा। और मैंने वीडियोज़ इसीलिए बनाए हैं ताकि आप जो है अंतिम समय पर यानी 2 घंटे में भी अंग्रेजी को पूरा कवर कर सको। उसके लिए आपको जो है ये वीडियोज़ अंत तक देखने होंगे। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर 3 यूनिट्स कवर की हैं, यूनिट 5, यूनिट 4 और यूनिट 3। क्योंकि वो जिस हिसाब से उसको मैंने डिज़ाइन किया है, अगर आप उसी हिसाब से पढ़ते हो तो आप जो है अच्छे प्रकार से पार्ट बी को भी कवर कर लोगे। जहाँ पार्ट बी की जो 5th यूनिट है उसका नाम जो है वो है CCE। अब CCE के बारे में जानते हैं। यहाँ से 10 नंबर की जो है क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 और जो 3 यूनिट है वहाँ से सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बट इस अकेली यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 5 से आपके जो हैं 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि CCE क्या होता है, यानी व्हाट इज़ CCE। तो आपको लिखना है कि द फुल फॉर्म ऑफ CCE। CCE का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब सतत, एंड कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है समग्र या व्यापक, इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन ही CCE का फुल फॉर्म होता है। CCE इज़ अ पॉलिसी, यह एक नीति है, इम्प्लीमेंटेड जो लागू की गई थी, फॉर इवेल्युएशन मूल्यांकन के लिए, इन स्कूल विद्यालयों में, विच वॉज स्टार्टेड जिसे शुरू किया गया था, इन 2009 में, बाय CBSE यानी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो अभी आपने यहाँ सीखा कि CCE का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। CCE एक पॉलिसी है, तो CCE इज़ अ पॉलिसी जो लागू की गई थी, इम्प्लीमेंटेड लागू की गई थी, फॉर इवेल्युएशन मूल्यांकन के लिए, इन स्कूल विद्यालयों के अंदर, विच वॉज स्टार्टेड जिसे शुरू किया गया था, इन 2009 में, बाय CBSE मतलब केंद्रीय शिक्षा बोर्ड। इसके अलावा अब यहाँ से CCE का क्वेश्चन कैसे आता है, तो CCE के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि असेसमेंट यानी कि आकलन और इवेल्युएशन मूल्यांकन के बीच का डिफरेंस क्या है। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि असेसमेंट जो है इवेल्युएशन का ही एक पार्ट होता है, यानी कि मूल्यांकन के अंदर आकलन किया जाता है। तो अब यहाँ आपसे पूछे कि एक ब्रॉड अवधारणा कौन सी है, वो है आपके अंदर इवेल्युएशन, मूल्यांकन एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि एक छोटी अवधारणा की बात करें तो वो असेसमेंट होगा। यानी कि एक पार्ट होता है असेसमेंट किसका, इवेल्युएशन का। तो दोनों में अंतर समझते हैं। असेसमेंट जो होता है इसको समझते हैं पहले। डिफाइंस असेसमेंट डिफाइंस लर्निंग इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपने कितना सीखा, वो सीखने में क्या कमी की या आपने कैसे सीखा, वो चीज़ जो है आपने असेसमेंट के अंदर देखनी होती हैं। और जो इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन जो होता है, वहाँ जो ये होता है ये डिफाइन करता है यानी प्रदर्शित करता है लर्नर्स ओवरऑल जजमेंट, कि आपने सीखा क्या नहीं सीखा, इसके अलावा आपके सीखने का तरीका क्या था और आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की, और अब आप जो है इस परिणाम तक पहुँचे हो। यानी कि जब आप परिणाम देखने की बात करते हो, सीखने की बात करते हो, तो दोनों चीज़ें तो मूल्यांकन के अंदर आती हैं, और केवल सीखने की बात करते हो तो असेसमेंट के अंदर आता है। यानी कि आपने सीखा या नहीं, ये चीज़ तो आप असेसमेंट से चेक करते हो। और आपने सीखा किस विधि से सीखा और अब आपका परिणाम कैसा है, तो वो आप इवेल्युएशन के अंदर देखते हो।
असिसमेंट में क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रक्रियाधीन हैं। प्रक्रियाधीन मतलब जब क्लास चलती रहती है तो उस दौरान आप असेसमेंट करते हो कि कौन से बालक सीख रहे हैं, कौन से नहीं सीख रहे हैं। और इसमें चेंजेबल, ये एक क्या है, चेंजेबल प्रोसेस हैं। तो चेंजेबल का मतलब होता है कि इसमें आप बदलाव कर सकते हो, जो सीख नहीं रहा है उसे आप वापस पढ़ाकर उसे सिखा सकते हो। बट एक बार जो रिजल्ट आ जाता है वो नॉट चेंजेबल होता है, यानी इवेल्युएशन होने के बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। यानी इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो ये उत्पाद की तरह होता है। जब एक बार माल तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप उसे जो है बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो इवेल्युएशन कहलाता है। और जो ऐसा प्रोसेस, एक प्रक्रियाधीन जो माल होता है, जो उत्पाद होता है, वो असेसमेंट कहलाता है। इसके बाद अगला अंतर इसमें है, इट हैव स्मॉल एम्स एंड फीडबैक। जिसके अंदर फीडबैक लिया जाता है और जिसमें छोटे उद्देश्य होते हैं वो कौन होता है, असेसमेंट यानी आकलन। और इट हैव मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर ऑब्जेक्टिव देन असेसमेंट, यानी असेसमेंट आकलन से ज़्यादा जिसमें उद्देश्य निहित होते हैं, यानी एक बड़ी चीज़ जो होती हैं वो आपके इवेल्युएशन कहलाता है। इसके अलावा है, इट रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता होती है, द गैदरिंग ऑफ एविडेंस, अधिक सबूतों की, ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस। तो आपको जो होती है लर्नर की परफॉर्मेंस, यानी कि सीखने वाले की परफॉर्मेंस चेक करनी है, प्रगति चेक करनी है। तो आपको जो है एविडेंस का जो है यहाँ आवश्यकता पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि कौन सीख रहा है और कौन नहीं सीख रहा है। तो ये चीज़ असेसमेंट में आती हैं। जबकि जो इवेल्युएशन होता है यहाँ इन्वॉल्व, यानी इट इन्वॉल्व्स असेसमेंट एंड मेजरमेंट। तो यहाँ ये तो देखा ही जाएगा कि जो उसने सीखा या नहीं, यानी असेसमेंट भी होगा। और साथ ही असेसमेंट होने के बाद आप एक रिजल्ट तैयार करोगे कि उसने इतना सीखा, इतना नहीं सीखा। इसके लिए आप जो है मेजरमेंट करते हो, मापन करते हो। और मापन में क्या होता है कि आपको एक मार्कशीट की तरह एक जो है पर्चा दिखा दिया जाएगा, उसमें आपको लिख दिया जाएगा कि हाँ आपने इतना सीखा। यानी कि किसी के अगर कक्षा 10 में ट्वेल्थ या टेंथ में अगर 40% या 60% मार्क्स आए, इसका मतलब क्या है कि उसका मेजरमेंट हो चुका है। आकलन यानी सीखा तो उसने है, बट उसने कितना सीखा, 60% सीखा। और वो जो सीखने के बाद रिजल्ट आया वो उसका मेजरमेंट हुआ है। यानी कि जिसके अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों हो वो तो इवेल्युएशन है। और जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता हो, इकट्ठा किया जाता हो, वो किसके अंदर किया जाता है, तो वो होता है असेसमेंट के अंदर। तो ये डिफरेंस है, आप इसे बड़े ही आसानी से सीख सकते हो। असेसमेंट और इवेल्युएशन में अंतर, जहाँ सबसे पहला होता है कि ये लर्निंग को इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता है, ये ओवरऑल जजमेंट को बताता है, ये प्रोसेस है। और तो ये प्रोडक्ट होता है। इसमें छोटे उद्देश्य होते हैं तो इसमें मोर ऑब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादा उद्देश्य होते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है। और यहाँ जो है सबूतों के साथ साथ मापन भी होता है, यानी असेसमेंट के साथ साथ मापन भी होता है। आगे देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न होता है वो क्या, कौन सा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बताइए, या पर्पज बताइए, उद्देश्य बताइए सीसीई के, या एडवांटेज बताइए, या इम्पोर्टेंस बताइए सीसीई के, या हाउ कैन सीसीई बेटर देन ट्रेडिशनल असेसमेंट सिस्टम। प्राचीन जो मूल्यांकन पद्धति हैं और अभी जो सीसी लागू हैं, दोनों में क्या अंतर है, सीसीई उनसे बेटर कैसे हैं, अच्छा कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन कोई सा भी आए आपको आंसर एक ही लिखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न है, मैंने आपको दिखा दिया है और इसका आंसर मैं आपको अभी नीचे दिखा रहा हूँ। तो एडवांटेज ऑफ सीसी नाम से आपको टॉपिक लिखना है। और फिर आपको सबसे पहले लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी या पर्पज ऑफ सीसी, है ना। इसके बाद आपको लिखना है जो दो मेन पर्पज हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सीसीई प्रपोज टू रिड्यूस, यानी कि सीसी बनाया गया था टू रिड्यूस, कम करने के लिए, द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं का भय जो है कम करने के लिए बनाया गया था। एंड फेयर ऑफ फेल होने के डर को कम करने के लिए इसे बनाया गया है। अगला है टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती हैं, शिक्षण और शिक्षार्थी की जो क्रिया होती हैं, यानी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसका एक इंटीग्रल आंतरिक भाग बनाना होता है। किसको, इवेल्युएशन को बनाने को बोलते हैं मेक। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन को बनाना है। इंटीग्रल पार्ट आंतरिक भाग किसके लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। तो ये तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक या पर्पज़ हो चुके हैं। इसके बाद अदर एडवांटेज देखें तो इसमें भी आपको 3-4 एडवांटेज और लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि सीसी हेल्प्स टू डिसाइड करिकुलम आल्सो, ये पाठ्यचर्या को भी डिसाइड करती हैं। जब आपको बर्डन कम करना है,
एग्जामिनेशन का, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हाँ इतना ही पढ़ाई, ताकि बर्डन कम से कम बच्चे पर रहे। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स, यह बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है द रेट एंड द लेवल ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, तो बालक की उपलब्धि की दर और उसका लेवल, उसका स्तर, दोनों को बढ़ाने का काम कौन करता है? वो करता है आपका CCE। उसके अलावा है कि इट इवेलुएट्स, यह मूल्यांकित करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के जो सभी पहलू हैं, शैक्षिक, सहशैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार के, उनको मूल्यांकित कौन करता है? CCE। इसके बाद अगला है इट इवेलुएट्स, यह मूल्यांकित करता है द स्टूडेंट्स, इट इट इवेलुएट्स, यह मूल्यांकित करता है द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर आल्सो, यानी कि स्टूडेंट का मूल्यांकन तो करता ही है, साथ ही साथ, एज वेल इसका मतलब होता है साथ ही साथ, टीचर का भी मूल्यांकन कौन करता है? CCE करता है। यानी इसके पहले क्या होता था कि सिर्फ बालक को चेक किया जाता है कि इसको कितना आता है, कितना नहीं आता है। अब जो है शिक्षक का भी जो है यहाँ पर टेस्ट होता है कि आपने किस विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाया, आपको कितना आता है, तो इसका जो है टीचर पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है इट इवेलुएट्स, यानी कि यह मूल्यांकित करता है स्टूडेंट्स ऑल बेसिक स्किल, स्टूडेंट्स की जो है ऑल बेसिक स्किल, यानी सभी जो मूलभूत कौशल हैं, LSRW, उन सभी का मूल्यांकन किसके अंदर होता है? CCE के अंदर होता है। तो ये बात हो चुकी है सभी एडवांटेज ऑफ CCE के बारे में। अब बात करते हैं टूल्स और टेक्निक्स ऑफ CCE, यानी कि CCE की जो तकनीक और उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला उपकरण या तकनीक आती है वो है पोर्टफोलियोज। अब पोर्टफोलियो क्या होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन, यह एक जो है कलेक्शन होता है, यानी कि समूह होता है किसका? ऑफ पीसेज, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ स्टूडेंट वर्क, जो स्टूडेंट ने साल भर काम किया है उन कामों के छोटे छोटे टुकड़ों का एक कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। ऐसे ही अगला है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हिंदी में अवलोकन। अवलोकन कब होता है? जब कक्षा के अंदर एक्टिविटी या कुछ काम करवाए जाते हो बच्चों से। इट इज़ द टूल, यह एक टूल है यूज्ड फॉर असेसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो आकलन होता है उसे ही ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो दो बातें हो चुकी हैं, आगे के टूल्स देख लेते हैं। अगला टूल है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या काम आता है इसको देखते हैं। इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड्स स्किल, कि बच्चे में किस प्रकार की विशेष इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर किसी बालक के अंदर कुछ स्पेशल गुण हैं, स्पेशल क्वालिटी हैं, तो उसको चेकलिस्ट के माध्यम से जो है देखा जाता है। अगला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज़ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि आपने बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, बच्चे के व्यवहार को आकलित और अवलोकन किया, तो वो कहलाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसके बाद अगला होता है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट का मतलब होता है गृह कार्य या दत्त कार्य। जब बालक को क्लास समाप्त होने के बाद घर के लिए जो कार्य दिया जाता है, होमवर्क जो दिया जाता है उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। अब असाइनमेंट क्यों किया जाता है? तो इट हेल्प्स, यह सहायता करता है टू नो, ये जानने की, अबाउट स्टूडेंट के बारे में, एबिलिटी टू डू वर्क, कि उसको जो है उसके कार्य करने की क्षमता कितनी है, क्या वो दिए गए समय में कार्य पूर्ण कर पाता है या नहीं कर पाता, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी स्किल्स कैसी हैं। तो असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है। अगला है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक विशेष कार्य उसको दिया गया है तो वो उसे कर पाएगा या नहीं। तो टू इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यह समझने में सहायता करता है द एबिलिटी, योग्यता ऑफ स्टूडेंट की टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, कि उसने अपने आप को उस वातावरण में ढालकर सीखने की योग्यता को अपने अंदर बनाया या नहीं, उस चीज़ को प्रोजेक्ट के माध्यम से देखा जाता है। तो कोई भी क्रियाकलाप करवाए तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। उस क्रियाकलाप के दौरान आपने घर के लिए काम दिया तो वो होता है असाइनमेंट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उस क्रियाकलाप के दौरान आपने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया तो वो हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। चेकलिस्ट, आपने कुछ उसके अंदर स्पेशल गुण देखा, विशेष गुण देखा, तो वो हो जाएगा चेकलिस्ट। आगे देखते हैं कि इसके अलावा दो आगे हमने देखे थे, ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि आप उसकी पर्सनालिटी को देखते हो, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखी जाती है। और जो पोर्टफोलियो होता है वहाँ उसके साल भर का जो काम उसने किया है, उनका जो कलेक्शन है, उनको वहाँ देखा जाता है। तो ये हमने आपके CCE के बारे में पूर्णतया बात कर ली है। इसके बाद यूनिट 4 में हम आ चुके हैं, उसका नाम है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो प्लानिंग कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि आपके टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान जो होते हैं, पढ़ाने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं टीचिंग प्लान, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनुअल लेसन प्लान, वार्षिक पाठ योजना। दूसरा होता है डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना। तीसरा है यूनिट प्लान का मतलब होता है इकाई पाठ योजना। तो ये 3 तरह के टीचिंग प्लान्स होते हैं, एक शिक्षक के द्वारा ये किए जाते हैं। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। सहायक सामग्री जो हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती हैं? तो वो भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ऑडियो एड्स, जो श्रव्य सामग्री होती हैं सुनने के लिए उसे कहते हैं ऑडियो एड्स। जो देखने के लिए सामग्री होती हैं जैसे पुस्तक हैं, श्यामपट्ट हैं, तो ये सभी जो हैं विजुअल एड्स कहलाते हैं, दृश्य सामग्री कहलाते हैं। और कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनको हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, तो आपके जो टीवी हो गया, कोई मूवी हो गई, कोई प्रेजेंटेशन हो गई, तो वो कहलाएगा आपका ऑडियो विजुअल एड्स। यानी जिसमें सुना जाता है सिर्फ वो ऑडियो एड्स, जिसमें देखा जाता है वो विजुअल एड्स, और जिसमें सुना और देखा दोनों जाता है तो वो कहलाता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्ड कार्ड को हम लुक एंड से कार्ड भी कहते हैं। तो ये जो वर्ड कार्ड होता है इसे हम लुक एंड से कार्ड भी कहते हैं। साथ ही जो मैच स्टिक फिगर होते हैं, जो माचिस की तीलियों से जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें हम पिन हेड फिगर्स भी कहते हैं। अगला है कि पिक्चर कार्ड जो होते हैं, जो फोटो से बनाए जाते हैं, उनकी साइज़ कितनी होती हैं? तो 2 तरह के पिक्चर्स कार्ड होते हैं। एक होता है स्मॉल पिक्चर कार्ड, जिनकी साइज़ होती है 4x3 की, और जो एक बड़े जो पिक्चर कार्ड होते हैं वो 9x9 के होते हैं। तो आपको पूछे कि पिक्चर कार्ड की साइज़ क्या होती है, तो सामान्यतः 9x9 का होता है, वो बिग पिक्चर कार्ड होता है। और स्मॉल वाले की पूछ ले तो वो आपको बताना है 4x3, 4x3 सेंटीमीटर का या 4x3 मीटर का जो पिक्चर कार्ड है वो आपका छोटा वाला होता है, और जो 9x9 का होता है वो आपका बड़ा साइज पिक्चर कार्ड होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ से कवर किए हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है लेसन प्लान और यूनिट प्लान में, यानी कि दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना में अंतर क्या है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और 3 नंबर में हर बार आपसे पूछ लेता है। तो समझते हैं कि यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लेसन प्लान को समझेंगे, उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे किसके बारे में, अपन बात करेंगे फिर यूनिट प्लान के बारे में। तो देखते हैं लेसन प्लान क्या होता है। तो इट इज़ अ सिंगल या वन पीरियड प्लानिंग, जो एक पीरियड का पढ़ाना होता है उसे हम कहते हैं लेसन प्लानिंग। इट इज़ मोर देन वन पीरियड प्लानिंग, और एक पीरियड से ज़्यादा की जो प्लानिंग होती है पढ़ाने की वो उसे कहते हैं हम यूनिट प्लान, क्योंकि इकाई के अंदर एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अब उनको एक पीरियड में तो पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ कहेंगे हम मोर देन वन पीरियड प्लानिंग। और यहाँ होगा सिंगल या वन पीरियड प्लानिंग, एक पीरियड में आप एक चैप्टर को पढ़ा सकते हो, तो इसलिए बोलते हैं सिंगल और वन पीरियड प्लानिंग। अब इसमें होता है द टीचर प्लान्स फॉर अ टॉपिक, एक टॉपिक के लिए जो प्लान किस में बनाता है, लेसन प्लान के अंदर। इट मे बी 35 टू 40 मिनट्स, जो हैं 35 टू 40 मिनट्स का एक पीरियड हो सकता है। अब यूनिट प्लान के अंदर देखें तो द टीचर प्लान्स फॉर एंटायर यूनिट, संपूर्ण यूनिट के लिए जो है एक प्लान बनाया जाता है। इट मे बी, ये हो सकता है 3 टू 8 पीरियड्स, 3 से लेकर 8 पीरियड तक का, यानी पूरी एक जो एक दिन का जो होता है अपने कालांश, वो सभी कालांश इसके अंदर आ सकते हैं। आगे देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो लेसन प्लान जो होता है इट प्रोवाइड्स, ये आपको प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है लिमिटेड लर्निंग एक्सपीरियंस, एक कम लर्निंग सीखने का अनुभव जो है किसके अंदर प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है आपको लेसन प्लान के अंदर। बट यूनिट प्लान की हम बात करें तो यहाँ इट प्रोवाइड्स इनफ एंड गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ज़्यादा सीखने को किस में मिलता है, तो वो यूनिट प्लान में मिलता है। और जो लेसन प्लान होता है उसमें थोड़ा कम सीखने को मिलता है, क्योंकि 40-45 मिनट में जो है किसी चीज़ को कितना ही समझा सकता है। आप जानते हो कि एक चीज़ को डीपली पढ़ने के लिए, अच्छे प्रकार से समझने के लिए उसमें टाइमिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। बट यहाँ अगर टाइम कम है, 35 टू 40 मिनट्स में पढ़ाना है, तो विषय वस्तु को शॉर्ट में करके पढ़ाना होता है। जबकि यहाँ आप 3 से 8 पीरियड ले रहे हो पढ़ाने के लिए, तो आप उस चीज़ को, विषय वस्तु को, चाहे 2 या 3 चैप्टर हो, उनको अच्छे प्रकार से पढ़ा सकते हो। तो ये अंतर हो गया यूनिट प्लान और लेसन प्लान में। आगे देखते हैं कि अगर एक गुड लेसन प्लान, एक अच्छा लेसन प्लान बनाना है, चाहे वो यूनिट प्लान हो या आपके लेसन प्लान, तो वो कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि एन इफेक्टिव लेसन प्लान, जो एक प्रभावशाली जो लेसन प्लान होता है वो डिटेल होता है, विस्तृत होता है, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग होती हैं।
इट हैज़ अ फ्लो, इसके अंदर एक फ्लो होता है। फ्लो का मतलब लय होती हैं, गति होती हैं। टू मोटिवेट्स या एक्साइट स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक, जो इसके अंदर एक गति होती है, किसके लिए गति होती है? तो मोटिवेट्स मतलब जिसको आप प्रेरित कर सकते हो स्टूडेंट को, जिससे एक ऐसी गति लेसन प्लान देते वक्त जिससे बच्चे मोटिवेट होते हो अबाउट द टॉपिक, उस विषय वस्तु के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो वह एक गुड लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता हैं। आगे देखते हैं, द लेसन शुड इंक्लूड टाइम्स, जो आप लेसन दे रहे हो पढ़ाने के लिए, आप जो पढ़ा रहे हो उसके अंदर एक तो इनफ टाइम होना चाहिए। टाइम्स का मतलब होता है एक अच्छा टाइम, अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए, कई प्रकार की गतिविधियाँ होनी चाहिए। एंड नीडेड मटेरियल, और जो आपको सामग्री की आवश्यकता है वो भी होना चाहिए। तो ये एक अच्छे लेसन प्लान की विशेषता है। अगला है, इट शुड हैव स्पेसिफिक एम, इसके एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए। जो आप पढ़ाते हो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, तो विशेष उद्देश्य और जो विशेष लक्ष्य हैं वो होना चाहिए गुड लेसन प्लान के अंदर। तो ये 4 हमने बातें की। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा आता है कि द बेस ऑफ डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना का जो बेस है, आधार है, वो क्या है? तो वो है हर्बर्टियन 5 स्टेप। अब ये हर्बर्ट की पंचपदी क्या है इसको समझेंगे, बट ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, द बेस ऑफ द डेली लेसन प्लान, एक जो लेसन प्लान होता है दैनिक पाठ योजना, उसका मुख्य आधार क्या है? तो वो है हर्बर्टियन 5 स्टेप, यानी कि हर्बर्ट की पंचपदी। अब इसके बारे में जानते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदी क्या है। तो इसमें समझते हैं कि 5 पद हैं, 5 चरण हैं, उनके माध्यम से सीखने को बच्चे को मिलता है, तो वो हर्बर्ट की पंचपदी कहलाती हैं। अब उसके 5 पद कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला पद इसमें आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि आपसे पूछ ले कि हर्बर्टियन इस 5 स्टेप्स की जो फर्स्ट स्टेप हैं वो क्या है, तो उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना होती है, वो उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। हियर, यहाँ, द टीचर मेक्स रिलेशन बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। अब प्रस्तावना का मतलब होता है प्रस्तावना प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ प्रीवियस का मतलब होता है पूर्व की जो नॉलेज है और जो नई नॉलेज है उनके बीच एक रिलेशन संबंध बनाया जाता है। जैसे आपको कुछ पढ़ाना है तो उससे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड 2-4 प्रश्न ऐसे पूछिए, सामान्य प्रश्न जो बच्चों को पहले से आते हो। तो जब आप ऐसा पढ़ाते हो तो उसे कहते हो आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। अगला जो पद है उसे देखते हैं। जब आप ये मतलब पूछ लेते हो तो उसके बाद आप जो है उसको विषय वस्तु को प्रेजेंट करते हो, यानी प्रेजेंटेशन जो है, प्रस्तुतिकरण, इसका अगला चरण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान, जो लेसन प्लान है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के अंदर एक टीचर जो है विषय वस्तु को जो है बच्चों तक पहुंचाता है। बिकॉज हियर द टीचर प्रेजेंट, एक जो टीचर होता है वो प्रस्तुत करता है सब्जेक्ट मैटर, जिसको पढ़ाना है, विषय वस्तु, की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु, फॉर एक्चुअल एक्सपीरियंस, वास्तविक अनुभव देते हुए। तो ये प्रेजेंटेशन में होता है। इसके बाद अगला है जनरलाइजेशन, फिर वो जो उसने समझाया है उसका सामान्यकरण करता है, क्योंकि जो होता है बोर्ड पे समझाने की चीज़ें अलग होती हैं। जब जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब कॉपी में जो लिखाना है वहाँ वे एक सामान्य मैटर होता है, कम से कम शब्दों में कॉपी में लिखा जाता है, जबकि बोर्ड में बताते वक्त तो कुछ भी लिख सकता है। तो बोर्ड में ज़्यादा मैटर होता है और आपको लिखाते वक्त एक सिंपल शब्दों में वो लिखाता है, तो इसे बोलते हैं जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण। हियर द टीचर, यहाँ जो टीचर होता है, कम्स एट द नेसेसरी कंक्लूजन, एक निश्चित जो कंक्लूजन है, एक निश्चित कंक्लूजन मतलब रिजल्ट होता है एक तरह से, कि उसने इतना सारा बता दिया। अब उसका एक जो फिक्स नेसेसरी आवश्यक जो रिजल्ट निकला है वो क्या है? बाय कंपेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी सामग्री की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए जो लिखाता है, जो रूल्स बताता है, जो नियम लिखवाता है, उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, यानी कि ज्ञानोपयोग, जो आपको पढ़ाया है क्या उसका प्रयोग क्या है, दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है वो भी आपको बताएगा। इट रेफर्स टू यूज द एक्वायर नॉलेज बाय द लर्नर इन रियल लाइफ, यानी वास्तविक जीवन में जो आपने नॉलेज अभी ग्रहण की है, नॉलेज को अक्वायर किया है, उसका लर्नर की ज़िंदगी की वास्तविकता से क्या संबंध है, वो चीज़ एप्लीकेशन के अंदर आती हैं। और इससे जो है लर्नर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसका मतलब होता है कि अच्छे प्रकार से जो समझ पैदा होती हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से, ज्ञान के उपयोग के माध्यम से आती हैं। और लास्ट जो स्टेप है वो आपकी सीरीज में तो जो है वो दे रखी हैं असाइनमेंट, जबकि एक्चुअल में जो होता है वो है रिकैपिटलाइजेशन, यानी पुनरावर्ती प्रश्न, यानी कि घर जाकर पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो रिकैपिटलाइजेशन कहलाता है। तो ये लास्ट स्टेप होती हैं, परंतु आपको असाइनमेंट के रूप में दिया हुआ है जो लास्ट स्टेप है, मेरे हिसाब से वो गलत है।
उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। इसलिए सीरीज से मैं कभी नहीं पढ़ाता, सीरीज से मैं जो है हिंट जरूर लेता हूँ। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लास्ट स्टेप रिकैपिटुलाइजेशन होती है, न कि होमवर्क या असाइनमेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इवेल्युएशन, एक तरह का जो मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम रिकैपिटुलेटेड प्रश्न कह सकते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का जो अंतिम भाग है वो ये होता है, हियर टीचर गिव्स, यहाँ जो है टीचर देता है होमवर्क एंड टेक्स ओरल टेस्ट, जो है मौखिक परीक्षा भी लेता है बालकों की और उनको घर से लेखन के रूप में होमवर्क देता है। तो ये हो चुकी है हर्बर्ट की 5 स्टेप। इसके बाद हम आ चुके हैं यूनिट नंबर 3 में, जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स। पढ़ाने की जो क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए और इसके अंदर क्या क्या स्किल्स काम में आती हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं रिदम की। रिदम को हिंदी में बोलते हैं लय, सुर या ताल। अब रिदम क्या होती है इसको समझते हैं। इट इज़ अ म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, एक भाषा का जो म्यूजिकल एस्पेक्ट्स हैं, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीतीय जो पक्ष, किसी भी भाषा का जो संगीतीय पक्ष होता है उसे हम रिदम कहते हैं। इट मेक्स का मतलब ये रिदम जो है बनाती हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को मोर अपीलिंग, एक सही प्रकार से उच्चारण कैसा हो वो रिदम तय करती हैं। जैसे मैं अभी उच्चारित कर रहा हूँ तो ये मेरी रिदम अच्छी है, यानी कि मैं जो है प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, यानी प्रोनाउंसिएशन यदि करेक्ट है तो वहाँ रिदम भी जो है फ्लो उसका जो है सही होता है। आगे बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं बल आघात, कहाँ जोर लगाना है उसे ध्यान रखना स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस इज द डिग्री ऑफ फोर्स, जो हम बोलने में जो बल लगाते हैं उसकी जो डिग्री होती है यानी कम ज़्यादा करना, वो कहलाती हैं आपके स्ट्रेस। इट स्ट्रेस्ड, द स्ट्रेस वर्ड, जो ऐसे शब्द जिस पर जोर दिया गया है, इज़ अ लिटिल लॉन्गर, वो थोड़ा सा लंबा होता है, लंबा खिंचा हुआ, एंड लाउडर, थोड़ा सा भारी होता है, देन अदर्स, जो अदर शब्द होते हैं उनमें, और जो स्ट्रेस वर्ड होता है जिसमें जोर दिया गया है वो थोड़ा सा लंबा होता है और थोड़ा सा भारी होता है बोलने में। इसके अलावा आगे देखें इंटोनेशन। अब इंटोनेशन को बोलते हैं भाषा में उतार चढ़ाव। जब हम आवाज़ में थोड़ा सा लाउड लाते हैं यानी कि थोड़ा सा तेज बोलते हैं या धीरे बोलते हैं तो उस चीज़ को इंटोनेशन कहा जाता है। द राइज एंड द फॉल ऑफ पिच ओ इन वॉइस, तो जो बोलने की ध्वनि जो होती है उसकी एक सीमा होती है कि उसको कितना तेज बोला जाए और कितना धीमा बोला जाए, तो वो जो है इंटोनेशन कहलाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की इंटोनेशन इज़ द वेरिएशन इन पिच। तो जो ध्वनि की जो पिच होती हैं, जो सीमा होती हैं, उस सीमा में जो बदलाव हुआ होता रहता है उसे हम इंटोनेशन कह सकते हैं। अब ये जो है इंटोनेशन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन के दो प्रकार होते हैं। फॉलिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब होता है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो तेज़ी से बोलोगे और लास्ट के वर्ड को बहुत धीरे से जो है आप छोड़ देते हो, यानी कि स्टार्ट्स विद अ लाउड पिच, हम जोर से जो है शब्द को बोलते हैं एंड देन तब बाद में जाकर द वॉइस गोज डाउन, जो है धीमी हो जाती हैं। आवाज़ जो है शुरुआत में तेज़ होती है, बाद में धीमी हो जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बोलें कि सिट डाउन, यानी कि आप सिट शब्द को तो तेज़ी से बोल रहे हो और डाउन शब्द को आप धीरे से बोलते हो, तो ये है फॉलिंग इंटोनेशन। अब इसका उल्टा जो हो जाए तो उसे बोलते हैं राइजिंग इंटोनेशन, यानी कि बोलने में आपको तीव्रता लानी है। स्टार्ट विद अ लो पिच, बहुत धीरे से शुरुआत करोगे बोलना एंड देन उसके बाद द वॉइस राइज ऑन, आवाज़ में जो है तेजी आती है। जैसे आर यू कमिंग, तो आर यू तो आपने थोड़ा सा धीरे बोला और कमिंग में आपने थोड़ा जोर लगाया, तो ये है राइजिंग इंटोनेशन। इसके बाद अगला है एजुकेशन ऑफ CWSN, जो CWSN बालक हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उन पर कैसे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहला है कि ऑब्जर्व देम, उनको अवलोकन करें, उनका अवलोकन करें। देम वाइल दे आर लर्निंग, जब वो सीख रहे होते हैं तब उनका अवलोकन करें। डू करेक्शन कीजिए वाइल दे आर डूइंग मिस्टेक, जब वो मिस्टेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनमें करेक्शन कीजिए। टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर देम, उनके लिए अतिरिक्त क्लासेस लें। टीचर शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली विद देम, उनके साथ जो हैं सही सहानुभूतिपूर्ण जो है अप्रोप्रिएटली उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए टीचर को। इसके बाद एक और पॉइंट है नंबर 5वां, ट्राई टू प्रोवाइड देम सूटेबल इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम के अंदर उनके एक विशेष प्रकार का जो इन्वायरमेंट है उनको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो एक सूटेबल इन्वायरमेंट उनको देना चाहिए।
उसके बाद एक प्रश्न आता है कि इसके अंदर दो प्रश्न हैं एक्चुअली, तो यहाँ आपको समझना है कि दो प्रश्नों को आप एक ही आंसर में कैसे लिख सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा आता है, हाउ कैन चिल्ड्रन बी इनकरेज्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। एक नई भाषा सीखना है तो उसको आप कैसे इनकरेज करोगे, कैसे उसके लिए जो है मोटिवेशन दोगे। या प्रश्न ये आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने में मातृभाषा का क्या योगदान है। तो इसके लिए भी हम जो है दोनों का आंसर सेम लिखेंगे। अब आप आंसर देखिए क्या है आंसर, चिल्ड्रन लर्न, बच्चा सीखता है, दियर लर्न साइका, चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं वो लर्न सीखते हैं, दियर मदर टंग उनकी मातृभाषा को, इन नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक वातावरण में, विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट्स, विदाउट का मतलब होता है बिना किसी, एनी कॉन्शियस एफर्ट्स बिना किसी मनोवैज्ञानिक आधार के। जब हम बिना किसी मनोवैज्ञानिक आधार के अचेतन मन से नेचुरल इन्वायरमेंट में अपनी मातृभाषा को सीख जाते हैं, सो इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग, इसी प्रकार हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर सेकेंड लैंग्वेज और न्यू लैंग्वेज, या द्वितीय भाषा या कोई नई भाषा सीखने के लिए अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा पाएँ, देन तब द लर्निंग इंक्रीजेज फॉर न्यू लैंग्वेज, तो नई भाषा के अंदर जो है लर्निंग जो है वो बढ़ जाती हैं। यानी कि द्वितीय भाषा में सीखना कब बढ़ जाएगा, जब आप मातृभाषा की तरह उसे नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाओ। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि नई लैंग्वेज सीख जाए वो मातृभाषा के प्रयोग से, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि उसे टॉकिंग विद फ्रेंड्स इन इंग्लिश, उसे अन्य बच्चों के साथ, उसके जो दोस्त होते हैं उनके साथ अंग्रेजी में बात करने को कहिए। लिसनिंग इंग्लिश न्यूज़ ऑन टीवी, इंग्लिश न्यूज़ टीवी में देखने को कहिए। डू सिंपल कन्वर्सेशंस, यानी कि बातचीत, सामान्य जो बातचीत होती हैं वो उसे अंग्रेजी में करने को बोलिए, ताकि उसे नई लैंग्वेज या अंग्रेजी में जो है सीखने को मिल जाए। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत उसमें हैबिट होना चाहिए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप नई लैंग्वेज या इंग्लिश सीख सकते हो। अगला है एक्सप्रेशन जो हैं, अभिव्यक्ति जो हैं वो क्या होती हैं, एंड इट्स टाइप, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। इफ़, यदि अ मैन और वुमन, एक व्यक्ति या महिला, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करती हैं, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसे मतलब दोनों का मतलब एक होता है, आदमी या महिला हो, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने, इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन, तो यही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाती हैं। एक आदमी अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, हिमसेल्फ या हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने, तो वो जो चीज़ है वो एक्सप्रेशन कहलाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला जो एक्सप्रेशन होता है वो है ओरल एक्सप्रेशन। अब ओरल का मतलब होता है मौखिक अभिव्यक्ति, बोलकर कुछ चीज़ समझाते हो तो वो क्या कहलाता है, ओरल एक्सप्रेशन कहलाता है। अ मैन एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़, उसके जो विचार हैं वो टॉक्स यानी बातचीत के जरिए किसी तक पहुंचाए तो वो मौखिक अभिव्यक्ति होगी। इट डेवलप्स स्पीकिंग स्किल्स, इससे जो है आपकी जो स्पीकिंग स्किल हैं, बोलने का जो कौशल है वो विकसित होता है। इसके बाद दिया हुआ है रिटन एक्सप्रेशन, लेखन अभिव्यक्ति। तो लेखन अभिव्यक्ति में क्या होता है कि लिखकर जो है हम अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को। अ मैन एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ थ्रू राइटिंग, लेखन के माध्यम से अपने विचार जो हैं वो एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो रिटन एक्सप्रेशन कहलाता है। इट मेक्स क्रिएटिव लर्नर्स, यानी कि जो लर्नर है उसको क्रिएटिव कौन बनाता है, तो वो राइटिंग एक्सप्रेशन या रिटन एक्सप्रेशन बनाता है। ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें लिखना होता है तो वो क्रिएटिव बनता है इसमें। तो ये हो चुका है पार्ट बी का क्लास नंबर 1। वैसे हम क्लास नंबर 2 पढ़ रहे हैं आज, परंतु पार्ट बी की ये पहली क्लास है और कल वाले वीडियो में जो है पार्ट बी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम गणित, कला शिक्षा, आईसीटी इनके बारे में एक एक वीडियो लेकर उनको संपूर्ण रूप से समझ लेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छे प्रकार से आपको पढ़ा पाएँ।